हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सैयद में। और आज का हमारा टॉपिक है HTML फॉर्म एलिमेंट के बारे में। तो HTML फॉर्म एलिमेंट जो है वो HTML का सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फॉर्म एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर लोग जो है जब बेसिक फॉर्म पढ़ते हैं तो वो स्किप कर जाते हैं। लेकिन जब भी आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने लगते हैं तो आपको वो उन सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद आप दोबारा से बार बार जा के आप इसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं और इन चीज़ों को बहुत देर में जाके सीखते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को सिर्फ 2 वीडियोस में कवर किया है और वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं तकरीबन, जो कि आपको फॉर्म एलिमेंट यूज़ करते वक्त किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट में ज़रूरत पड़ती है। तो आप सिर्फ इन 2 वीडियोस में इतनी सारी चीज़ें सीख जाएंगे कि उसके बाद आपको दोबारा से इस फॉर्म की चीज़ें दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि इन 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम इनपुट टैग के बारे में सीखेंगे, उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग। आप देखें, ये देखें, इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आपको इन्हीं 2 वीडियोस में सीखने को मिल जाएंगे। उसके बाद वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, ये क्या होता है और कितने टाइप की होती हैं, वो भी मैंने सारी की सारी यहाँ पे यूज कर ली हैं इन 2 वीडियोस के अंदर। उसके बाद लेबल का टैग और उसके एट्रीब्यूट, उसके बाद डाटा लिस्ट हो गया, फिर सेलेक्ट का एलिमेंट हो गया, फिर फॉर्म हो गया, फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और आप सिर्फ इन 2 वीडियोस में सीखेंगे। चलिए बिना वक्त जाया करे प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है HTML फॉर्म के नेम से। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक HTML form.html के नेम से और एक submit.html के नेम से। उसके बाद इन दोनों फाइल्स को हमने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। तो इस वक्त जो हमारी फाइल ओपन हुई हुई है वो है HTML form.html की, जिसके अंदर हमारा फॉर्म मौजूद है। अब इसके बॉडी टैग के अंदर हमने एक div कंटेनर ओपन किया है और इसके अंदर एक हेडिंग दी है HTML फॉर्म एलिमेंट की और उसके अंदर हमने अपना फॉर्म रखा है। तो हमारा जो फॉर्म है उसका ओपनिंग टैग ये रहा और उसके बाद ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर हम ये लेबल का एलिमेंट और एक ये इनपुट का एलिमेंट, इन दोनों को हम समझ लेते हैं अच्छे से। पहले हम इनपुट के बारे में बात करेंगे कि इनपुट बेसिकली क्या होता है। जब भी हम फॉर्म के जरिए कंप्यूटर को डाटा सेंड करते हैं जो कि सर्वर पे जाता है, वो हम इनपुट एलिमेंट के जरिए ही करते हैं, क्योंकि इनपुट एलिमेंट के अंदर हम बताते हैं कि हमारा डाटा किस टाइप का है, कि हम किस तरह का डाटा सेंड करना चाह रहे हैं। तो इनपुट के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है टाइप का। टाइप का एट्रीब्यूट क्या करता है, वो कंप्यूटर को ये बताता है कि हमें किस टाइप का डाटा सेंड करना है। हम टाइप के एट्रीब्यूट में अपने डाटा की टाइप लिख देते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम ब्राउजर को ये बता रहे हैं बेसिकली कि हम जो डाटा सेंड करना चाह रहे हैं फॉर्म के जरिए वो टेक्स्ट में होगा। मतलब इस वाली इनपुट फील्ड के जरिए जो कि यूजर नेम की है, तो यूजर नेम हम टेक्स्ट में लिखना चाह रहे हैं। तो अब ब्राउजर क्या करेगा, जब ब्राउजर ये देखेगा कि टाइप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ब्राउजर एक टेक्स्ट फील्ड बना के दे देगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है। ब्राउजर ने टेक्स्ट फील्ड दे दी, बोला कि भाई अच्छा ठीक है, टेक्स्ट में डाटा है तो फिर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिख लो। अब इसी तरीके से अब एक और एट्रीब्यूट है ये आईडी का जो एट्रीब्यूट है। आईडी का एट्रीब्यूट का जो ताल्लुक है वो यहाँ पे लेबल के एलिमेंट से। तो पहले लेबल का एलिमेंट समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब लेबल का एलिमेंट जो है, कुछ लोग होते हैं मतलब उनकी आईज थोड़ी सी वीक होती है, मतलब थोड़ी सी डिसेबिलिटी आप कह सकते हैं। तो क्या होता है, अगर वो यहाँ पे सही से क्लिक नहीं कर पाते हैं, जैसा कि टेक्स्ट फील्ड है, अगर इसके अंदर यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाते हैं वो, तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे अभी कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, अगर वो इस यूजर नेम पे क्लिक कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है अभी भी। तो ये बेनिफिट होता है लेबल के एलिमेंट का कि हमने लेबल के एलिमेंट में यूजर नेम लिख दिया, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और अब अगर हम इसके ऊपर ही क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये ब्लिंक होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम अब जैसे कि यहाँ पे एक और फील्ड है ये लास्ट नेम की। अब लास्ट नेम मैंने किसी टैग में नहीं लिखा, मतलब लेबल का एलिमेंट मैंने यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है लास्ट नेम। अब यहाँ पे देखें ये लास्ट नेम लिखा हुआ है ना। अब मैं अगर इस लास्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई कर्सर अंदर ब्लिंक नहीं कर रहा। पहले इसको डिलीट कर देते हैं कॉल को। अब आप ये देखें, अब यहाँ पे कोई कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, मैं लास्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई नहीं कर रहा, मुझे इसके अंदर ही क्लिक करना पड़ेगा। तो ये फायदा होता है लेबल का कि हम लेबल पे यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये देखें कर्सर ब्लिंक होने लग गया। तो ये मेन पर्पस होता है लेबल को यूज करने का। अब लेबल को हम इनपुट फील्ड के साथ अटैच कैसे करते हैं, मतलब ये कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसी इनपुट फील्ड में कर्सर ब्लिंक होना चाहिए, इसमें ना हो, मतलब इसी में हो जिसमें भी हम चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम आईडी का यूज करेंगे, मतलब ये इस इनपुट फील्ड की जो आईडी है वो है यूनेम, ठीक है।
अब यही आईडी हम लिख देंगे लेबल के फॉर के एट्रीब्यूट के अंदर। अब फॉर का एट्रीब्यूट इसलिए काम आता है, मतलब ये कि लेबल फॉर दिस इनपुट, इसका मतलब ये है जो इनपुट फील्ड एक्टिवेट हो जाए इसके क्लिक करने के ऊपर, मतलब यूजर नेम के, ये जो यहाँ पे हम जो भी कंटेंट लिखेंगे इस पे अगर हम क्लिक करें तो कौन सी इनपुट फील्ड एक्टिव हो तो उसकी आईडी हम यहाँ फॉर के अंदर लिख देंगे, बस इतना ही है। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है नेम का एट्रीब्यूट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस मेथड के एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपनी नेक्स्ट इनपुट फील्ड देखते हैं, वो है पासवर्ड की इनपुट फील्ड। इसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ टाइप में टेक्स्ट के बजाय हमने पासवर्ड लिखा है। मतलब ये कि हमने ब्राउजर को ये बोला है कि हमने इनपुट में पासवर्ड लिखना है, तो ब्राउजर ने क्या किया, पासवर्ड के अकॉर्डिंगली हमें एक इनपुट फील्ड दे दी। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आप ये देखें इसके कैरेक्टर्स शो नहीं हो रहे, ये हिडन है सारे के सारे। तो ब्राउजर को पता है कि यूजर ने पासवर्ड एंटर करना है, तो इसलिए ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली हमारे कैरेक्टर्स को हाइड कर दिया है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट इनपुट फील्ड कौन सी है, ये लास्ट नेम की। अब लास्ट नेम में क्या है कि लास्ट नेम में भी सब कुछ तकरीबन वैसा ही है, सिर्फ ये जो इसका नेम है, इस फील्ड का जो नेम है वो किसी लेबल के एलिमेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ दो चीजें ऐड करी हैं, एक ये वैल्यू का एट्रीब्यूट और एक ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट। तो वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि पहले से कोई कुछ भी वैल्यू या कोई भी इनपुट लिखा हुआ हो हमारी फील्ड के अंदर, तो वो हम इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू लिख देते हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमारी इनपुट फील्ड के अंदर शो हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉल शो हो रहा है। तो पॉल क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको रिफ्रेश भी करते हैं तो आप ये देखें पॉल लिखा हुआ है पहले से। अब इसके बाद है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर हमने इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ दिया फॉर्म को सबमिट करते वक्त, तो इसके ऊपर एक वैलिडेशन लग गई है कि इस फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम रिमूव करते हैं, अब इस फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ गया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब, और ये सिर्फ इसी फील्ड में लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट दे दिया कि मतलब ये फील्ड एम्प्टी नहीं छोड़ सकते आप फॉर्म सबमिट करते वक्त। अब जो हमारी नेक्स्ट इनपुट फील्ड है वो है फुल नेम की। अब फुल नेम में क्या है, ये वाली है। अब फुल नेम के अंदर ये सैम पॉल लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ये वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर ही लिखा हुआ होगा। तो ये देखते हैं, ये देखें आप, ये वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर ये सैम पॉल लिखा हुआ है, तो इसलिए वो सैम पॉल लिखा हुआ आ गया। इसमें बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, आईडी और लेबल का एलिमेंट सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा है, रीड ओनली। मतलब ये कि इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रीड ओनली एट्रीब्यूट इस पे अप्लाई हुआ है, वो ऐसे कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कोई कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ पे कर्सर आ रहा है ना, तो यहाँ पे कोई कर्सर नहीं आ रहा, तो मतलब इसमें आप सिर्फ वैल्यू को रीड कर सकते हैं बस, बाकी ये वैल्यू बिल्कुल फ्रीज हुई हुई है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इनपुट फील्ड है वो है आउट ऑफ स्टॉक की। अब आउट ऑफ स्टॉक के अंदर सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ इसके अंदर एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो है डिसेबल्ड का। अब डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये जो फील्ड है इसको डिसेबल कर देगा, मतलब इसको बिल्कुल फ्रीज कर देगा। हम कर्सर भी हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा, हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें रीड ओनली में और इसमें क्या डिफरेंस है कि रीड ओनली में जो आपका जो टेक्स्ट है, जो डाटा है, वो विजिबल है, मतलब उस पर कलर शो हो रहा है। आप देख रहे हैं इस पे ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया, मतलब ये क्लियर नहीं है। तो ये नॉर्मली उसी वक्त यूज होता है डिसेबल का ऑप्शन, जब अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो वो ऑर्डर करने का जो ऑप्शन होता है वो इस तरीके से डिसेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ताकि लोग मजीद ऑर्डर ना कर सकें। अब नेक्स्ट इनपुट फील्ड है हमारी बर्थडे की। तो बर्थडे की इनपुट फील्ड में क्या हुआ है, तो ये सारी जो इनपुट फील्ड है इसमें भी सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे हमने टाइप के एट्रीब्यूट के अंदर, ये वाले एट्रीब्यूट के अंदर हमने इनपुट टाइप डेट बता दी है कि अब की दफा हमारे जो इनपुट टाइप है वो डेट है। तो ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये इस तरीके का एक कैलेंडर का ऑप्शन दे दिया, ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर की तरफ से हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप डे, मंथ और ईयर इस तरीके से आप डेट दे सकते हैं, तो कोई सी भी आप डेट दे दें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये लिखी हुई आ जाएगी। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है, एक और एट्रीब्यूट है, वो है ऑटो फोकस का। ऑटो फोकस क्या करता है, जब भी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे या पेज को जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो वाली फील्ड हाईलाइट हुई होगी। अगर आप ये देखें इसका बॉर्डर जो है ये हाईलाइट हुआ हुआ है, मतलब ये कि अगर इस ऑटो फोकस को अगर हम यहां से रिमूव करें और उसके बाद इसको हम लिख देते हैं ये लास्ट नेम वाली फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम पेस्ट करते हैं और इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये वाली ये लास्ट नेम का बॉर्डर आप देखें ये हाईलाइट हो चुका है, मतलब इस पे ब्लैक कलर नजर आ रहा है हमें। इसको रिफ्रेश दोबारा करते हैं
तो आप देखें सिर्फ इस पे नजर आ रहा है, तो ये होता है ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो भी बर्थडे का है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो बर्थडे होगी वो सिर्फ मंथ और ईयर की फॉर्म में होगी। मतलब ये कि इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। अब आप देखें, अब यहाँ पे जो आप डेट सेलेक्ट करेंगे उसमें सिर्फ मंथ आएगा और ईयर आएगा। पहले वाले में डे, मंथ और ईयर तीनों आ रहे थे, तो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। और इसमें हमने क्या चेंज किया है, इसमें हमने जो टाइप है, टाइप में मतलब इनपुट टाइप में हमने मंथ लिख दिया है बस। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इनपुट फील्ड है वो है वीक की। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप कोई सा भी वीक सेलेक्ट करें तो वीक मतलब कौन सा वीक है और ईयर आएगा, वीक और ईयर आएगा खाली। तो इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर हमने जो इनपुट फील्ड दी है वो सिर्फ वीक की दे दी है, बाकी सब कुछ वही है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वांटिटी का। मतलब ये कि अगर आपने नंबर्स का ऑप्शन देना है, मतलब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए ये है। इसके अंदर हमने जो टाइप दी है वो नंबर की दी है। जब आप टाइप नंबर की दे देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स हैं, एक है मिनिमम का, एक है मैक्सिमम का, एक है स्टेप का और एक है वैल्यू का। मतलब ये वैल्यू से तो आपको पता है जो पहले से वैल्यू हो, तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है क्योंकि हमने वैल्यू के अंदर 30 लिख दिया है। बाकी मिनिमम ये कि ये 0 इसकी मिनिमम होगी, मतलब इसकी मिनिमम क्वांटिटी 0 होगी, और ये मैक्स का मतलब है मैक्सिमम 100 तक जाएगी। और स्टेप का मतलब ये है कि स्टेप में हमने 10 लिखा है, तो 10 स्टेप जो है वो स्किप कर करके होगी। मतलब ये कि यहाँ पे जैसे कि 30 लिखा है, तो अब मैं ये प्रेस करूंगा तो ये 40, 50, 60, तो मतलब ये 10 10 स्किप कर रहा है, और ये मिनिमम 0 पे जाके रुक गया है। उसके बाद ये मैक्सिमम 100 तक जाएगा। तो ये है नंबर का इनपुट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इनपुट है वो है रेंज वाला। अब रेंज में क्या होगा कि जैसे कि प्राइस रेंज आपने देखा होगा, प्राइस रेंज का ऑप्शन अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर, तो इसके जरिए हम अपनी प्राइस रेंज सेट करते हैं। सही है, एक रेंज मीटर ये आ चुका है हमारे पास। अब इसके थ्रू आप अपनी प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम का ऑप्शन होता है, मतलब मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100। तो आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसको हमें जावास्क्रिप्ट या किसी बैकएंड लैंग्वेज के साथ जब हम इसकी फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे तो फिर वो प्राइस रेंज भी शो होने लग जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है लिंक का। अगर आप कभी यूजर से चाह रहे हैं कि वो अपनी वेबसाइट का लिंक हमें प्रोवाइड करे, तो लिंक के लिए एक अलग किस्म की टेक्स्ट फील्ड होती है। अब इसके अंदर ये वाली उसने हमें शो कराई हुई है। इधर हमने टाइप के अंदर यूआरएल लिखा हुआ है, और यहाँ पे अब इसके अंदर अगर हम लिंक देंगे तो ये आगे बढ़ेगा, वरना इसमें वैलिडेशन लगी हुई है बाय डिफॉल्ट पहले से। अब ऐसे कि अगर मैं सिंपली, अगर मैं यहाँ पे डॉट नहीं लगाता और अगर मैं गूगल लिखता हूँ और .com लिख देता हूँ, अब अगर इसको मैं सबमिट करूंगा तो ये एरर देगा। इसको आप सबमिट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है प्लीज एंटर अ यूआरएल। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक प्रॉपर यूआरएल देना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस वेबसाइट को ओपन करके हम यहाँ से उसका कंप्लीट यूआरएल कॉपी कर सकते हैं। जैसे गूगल की वेबसाइट है तो इसका प्रॉपर यूआरएल आप यहाँ से कॉपी करके उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये जो पैटर्न है पूरा का पूरा ये इनपुट फील्ड एक्सेप्ट कर लेगी। तो अब अगर हम इसको सबमिट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई वैलिडेशन नहीं आई है यहाँ पे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट इनपुट फील्ड है वो है सेलेक्ट अ टाइम की, मतलब के ये वाली। इसमें हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इसमें जो इनपुट टाइप है उसके अंदर हमने टाइम लिख दिया है, तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने ये वाली इनपुट फील्ड हमें बना के दे दी है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर आप देखें इस तरीके से टाइम लिखे हुए आ रहे हैं, और ये जो टाइम है ये एग्जैक्टली वही टाइम है जो इस वक्त हमारे कंप्यूटर पे लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी इनपुट फील्ड है वो है एंटर फोन नंबर की। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो टाइप का एट्रीब्यूट है उसके अंदर TEL लिखते हैं, तो उसके बाद इस तरीके की एक इनपुट फील्ड बनी हुई आ जाएगी। अब इसके अंदर एक खास बात क्या होती है कि इसके अंदर हम ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करते हैं पैटर्न का, जिसके अंदर हम पैटर्न देते हैं कि इनपुट टाइप किस तरीके का फोन नंबर एक्सेप्ट करेगी। तो उसके अंदर पैटर्न इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब ये कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है 0 to 9, मतलब ये कि 0 से लेकर 9 के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे या 0 से 9 तक जितने भी नंबर होंगे वो, और वो नंबर कितने होने चाहिए, 3। इसको हम लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हाइफन, इसे हम डैश भी कहते हैं। उसके बाद अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और दोबारा से हम वही बताएंगे कि 0 to 9 तक कोई से भी नंबर और कितने होने चाहिए, 2। उसके बाद अगेन हाइफन, फिर 0 to 9, उसके बाद कितने नंबर होने चाहिए, 3। तो
को आप यहाँ पे आके देखें कि इस तरीके का पैटर्न है, मतलब ये हमें प्लेस होल्डर बता रहा है कि जो फोन नंबर आपने टाइप करना है उसका पैटर्न ये होना चाहिए, मतलब 3 नंबर, उसके बाद डैश, फिर 2 नंबर, फिर डैश, फिर 3 नंबर। अगर हम इसको इसके अलावा कुछ और लिखेंगे तो यहाँ पे भी वैलिडेशन का एरर आएगा। इसको करके देखते हैं, जैसे कि 222 लिख दिया, उसके बाद डैश, फिर 444, फिर डैश, फिर उसके बाद 555। अब अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये एरर देगा। तो आप ये देख सकते हैं, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो हमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, ये जो प्लेस होल्डर हमें बता रहा है। और प्लेस होल्डर कौन सा बता रहा है हमें, ये जो पैटर्न के अंदर लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख कर देखते हैं 111। तो ये हमने वही पैटर्न फॉलो करा है जो कि हमने अपनी इनपुट फील्ड के अंदर दिया हुआ है। तो अब हम इसको सबमिट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं सबमिट हो गया है और इसने हमें कोई वैलिडेशन नहीं दी है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इनपुट फील्ड है वो है ईमेल की। ईमेल का भी बिल्कुल उसी तरीके से है, सिर्फ इसके अंदर यहाँ पे हमने टाइप के अंदर ईमेल लिख दिया है बस, उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें वैसी हैं। तो इसके अंदर हमने वही ईमेल लिखना है जो आमतौर पे ईमेल का पैटर्न होता है। मतलब ये अगर मैं इसमें लिख दूं जॉन, अगर @ हटा दूं और उसके बाद gmail.com लिख दूं तो यहाँ पे ये वैलिडेशन का एरर देगा हमें। आप ये देख सकते हैं, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। इसका मतलब हमें यहाँ पर @ लिखना पड़ेगा जो कि ईमेल का एक प्रॉपर पैटर्न होता है। तो अब अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये सबमिट हो गया, कोई वैलिडेशन एरर नहीं आया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट फील्ड है हमारी वो है टेक्स्ट एरिया की। तो टेक्स्ट एरिया की इनपुट फील्ड में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम इनपुट का एलिमेंट यूज नहीं करते, उसके बजाय हम टेक्स्ट एरिया का एलिमेंट यूज करते हैं। मतलब टेक्स्ट एरिया का ये ओपनिंग टैग और उसके बाद ये टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग। तो इसका क्लोजिंग टैग भी होता है, ये इनपुट टैग की तरह नहीं है कि जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। पहले तो आईडी और नेम तो ये सब में ही होता है तकरीबन। अब इसके अंदर जो इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं वो है रॉज और ये कॉलम। अब रॉज और कॉलम के जरिए हम इसका साइज डिसाइड करते हैं, मतलब इसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हाइट और विड्थ आपको नजर आ रही है। तो ये जो आपको हाइट नजर आ रही है ये है 4 रॉस के इक्वल, मतलब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ये 4 रॉस के इक्वल इसकी हाइट हो गई है। और कॉलम्स इसके 50, मतलब ये इसकी विड्थ डिसाइड करेंगे। ये जो कॉलम का है ये 50 कॉलम्स के इक्वल है। तो अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 100 कर देते हैं, मतलब ये 100 कॉलम, तो फिर ये कैसा नजर आएगा। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे डिफ कंटेनर से ही बाहर जा चुका है, ये इतना लेंथी हो चुका है। तो इसको हम दोबारा से 50 पे कर लेते हैं। उसके बाद ये जो मैक्स लेंथ है, मैक्स लेंथ क्या करेगा, जो इस टेक्स्ट एरिया के अंदर कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए ये उनकी लिमिट डिसाइड करता है। तो इसकी इस वक्त 100 लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये 100 कैरेक्टर से ज्यादा हम इस टेक्स्ट एरिया के अंदर नहीं लिख सकते। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि पहले से टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ लिखा हुआ हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। तो ये सारा का सारा पहले से लिखा हुआ है इसमें, तो इसलिए ये आपको ब्राउजर में पहले से नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ यूजर से आपने इनपुट लेना है जो कि फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप यहाँ पे डिलीट कर दें, कुछ भी नहीं करें, तो एक खाली टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक एम्प्टी इनपुट फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे यूजर भी खुद अपनी मर्जी से टाइप कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे कि ये आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया क्योंकि हमने इसकी जो मैक्स लेंथ दी हुई है वो 100 दी हुई है, मतलब 100 कैरेक्टर्स की हमने दी हुई है। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, उसकी जो मेन वजह है वो है कि जब हमने टेक्स्ट को मल्टी लाइंस में देना हो, मतलब ये कि ये जो टेक्स्ट एरिया की फील्ड थी ये वाली या फिर ये वाली, इसमें एक हम क्या करते हैं जब हमने सिंगल लाइन में टेक्स्ट प्रोवाइड करना होता है तो उस वक्त हम टेक्स्ट की फील्ड यूज करेंगे, मतलब हम इनपुट टाइप टेक्स्ट रखेंगे। लेकिन अगर हमारा टेक्स्ट ज्यादा है या मल्टी लाइन्स में आने वाला है या एक से ज्यादा लाइन्स में आने वाला है तो उस वक्त हम टेक्स्ट एरिया की फील्ड यूज करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट फील्ड है हमारी वो है रेडियो बटन की। तो रेडियो बटन पहले आप यहाँ पे आके देख लें। अब रेडियो बटन जो है इस तरीके से नजर आते हैं, ठीक है। अब रेडियो बटन का असल में यूज इसलिए होता है क्योंकि जब आपने यूजर से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना हो तो एक सिंगल ऑप्शन को सेलेक्ट करवाने के लिए हम रेडियो बटन यूज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करें, जैसे कि ये मेल पे क्लिक कर दें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, अगर फीमेल पे कर दें तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, अदर पे कर दें तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने लेबल का एलिमेंट यूज किया हुआ है यहाँ पे, ये रहा, क्योंकि हमने साथ साथ लेबल का एलिमेंट भी यूज किया हुआ है। लेकिन हम इसकी इनपुट टाइप के अंदर सिर्फ रेडियो लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप रेडियो लिख देंगे तो ब्राउजर आपको रेडियो बटन शो कर देगा। बस इसमें इतना ही है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इनपुट फील्ड है वो है चेक बॉक्सेस की। चेक बॉक्सेस में हम क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट टाइप के अंदर हम चेक बॉक्स लिख देंगे तो
ये चेक बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे। चेक बॉक्सेस हम क्यों यूज करते हैं? जब हमने यूजर से मल्टी सिलेक्शन करवानी होती है, जैसे एक से ज्यादा अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं या सारे ऑप्शन भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 3 है तो ये हमने तीनों ही कर लिए हैं। और इसमें भी हम लेबल की वजह से अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन पहले से चेक हुआ हो या सेलेक्ट हुआ हो, जब हम फॉर्म को ओपन करें या फिर उसको हम रिफ्रेश करें, तो पहले हम इसको रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पे पहले से चेक हुआ हुआ है। ये क्यों हुआ हुआ है? मतलब ये आई हैव अ कार वाला ऑप्शन चेक हुआ हुआ है। तो ये क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चेक का एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। अगर आप ये चेक का एट्रीब्यूट यहाँ से कॉपी करके अगर आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आप ये देखेंगे 2 ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हुए होंगे पहले से। तो आप ये देख सकते हैं ये 2 ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। ये चेक बॉक्सेस हो गया। अब चेक बॉक्सेस के बाद जो हमारी नेक्स्ट इनपुट फील्ड है वो है कलर की। अगर आप यूजर से कलर सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप ये देखें इस तरीके से कलर बने हुए आ सकते हैं, तो आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कलर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हम जो इनपुट टाइप देते हैं वो हम कलर की ही देते हैं। बाकी इसके अंदर सारी चीजें ऐसी हैं और कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं है।